गॉल ब्लैडर स्टोन दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है, पर फिर भी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और इनके बारे में क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में वो हम सब कुछ जानेंगे जो गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि कॉजेज़, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। गॉल ब्लैडर स्टोन से पहले वाले वीडियो में मैंने किडनी स्टोन के बारे में भी सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आप किडनी स्टोन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और जिस तरह मैंने उस वीडियो में कहा था, मैं इस वीडियो में भी एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहती हूँ दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। फॉर एनी मेडिकल एडवाइस ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स या गॉल स्टोन्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि गॉल ब्लैडर क्या है और वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, ऑलमोस्ट हमारे थंब के साइज जितना। ये हमारे लीवर के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। हमारा लीवर कॉन्स्टेंटली एक येलोइश ग्रीन फ्लूइड रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस हमारी बॉडी में फैट को ब्रेक डाउन करता है और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर का काम बहुत ही सिंपल होता है। ये बाइल जूस को स्टोर करता है और जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली कोई फैटी या ऑयली फूड, तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जिसे मेडिकल भाषा में कोलिथियासिस भी कहते हैं, एक हार्ड सॉलिड डिपॉजिट है जो गॉल ब्लैडर के अंदर बनते हैं। जब गॉल ब्लैडर में कुछ सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या फिर एक पिगमेंट बिलिरुबिन, तो ये सब्सटेंसेस प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसकी बजाय ये धीरे धीरे चिपकना शुरू करते हैं और टाइम के साथ हार्ड होकर एक सॉलिड लंप बन जाते हैं। इन्हीं सॉलिड लंप्स को गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। ये स्टोन्स रेत के दाने जितने छोटे, एक इंसान के गॉल ब्लैडर के अंदर एक स्टोन भी हो सकता है या फिर एक साथ बहुत सारे स्टोन्स भी हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं और ये जनरली येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं और ये तब बनते हैं जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड टाइप है पिगमेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ये तब बनते हैं जब बाइल जूस में पिगमेंट बिलिरुबिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये जनरली डार्क कलर के छोटे स्टोन्स होते हैं। ज़्यादातर गॉल ब्लैडर स्टोन्स कोई सिम्टम कॉज नहीं करते हैं, ये क्वाइटली गॉल ब्लैडर के अंदर रहते हैं और बहुत से लोगों को अपने पूरी लाइफ टाइम में ये पता भी नहीं चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर स्टोन है। इन्हें साइलेंट स्टोन भी कहते हैं। लेकिन जब कोई स्टोन मूव करता है और बाइल डक्ट के अंदर फंस जाता है तो ये एक कंडीशन क्रिएट करता है जिसे डॉक्टर गॉल ब्लैडर अटैक या बाइलरी कॉलिक कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को एब्डोमेन के राइट अपर साइड में रिब्स के जस्ट नीचे बहुत इंटेंस एंड सीवियर पेन फील होता है। ये पेन राइट शोल्डर या पीठ तक स्प्रेड हो सकता है। पेन यूजुअली खाना खाने के 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर शुरू होता है, स्पेशली जब कोई आप हैवी या बहुत ज़्यादा ऑयली मील खाते हो तब। और एक अटैक 15 मिनट से लेके कई घंटों तक चल सकता है। नॉजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, स्वेटिंग और रेस्टलेसनेस भी फील होता है। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीरियस हो या फिर ज़्यादा टाइम तक रहे तो पेशेंट को फीवर और चिल्स भी हो सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन का साइन होता है। जॉन्डिस हो सकता है जिसमें स्किन और आइज येलो हो जाती है। इनडाइजेशन और ब्लॉटिंग भी हो सकती है और डार्क यूरिन और पेल स्टूल आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस एब्डोमिनल पेन हो रहा है जो जा ही नहीं रहा है और साथ ही साथ फीवर और आइज भी येलो हो रही हैं, तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। ये किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के साइन हो सकते हैं।
जैसे कि कोलेसिस्टाइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, या फिर कोलंगाइटिस, इसका मतलब होता है कि इन्फेक्टेड बाइल डक्ट, और ये दोनों ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसीज हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन किसको होता है और क्यों? डॉक्टर्स ने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हाई फैट लो फाइबर डाइट। हाईली फ्राइड, फैटी और प्रोसेस्ड फूड बाइल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को बढ़ाता है, जिससे स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी वेट भी लीवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने पर मजबूर करता है, जिससे स्टोन का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। फीमेल्स में भी गॉल ब्लैडर स्टोन का रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, बिकॉज फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है वो बाइल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को बढ़ाता है, और प्रेगनेंसी भी गॉल ब्लैडर स्टोन रिस्क को बढ़ाती है। नेक्स्ट रीजन है रैपिड वेट लॉस। क्रैश डाइटिंग या फिर बहुत जल्दी वेट लॉस करना भी स्टोन फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में बहुत रैपिडली फैट ब्रेकडाउन होता है तो लीवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, जैसे कि आपके पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स, तो आपको भी उसका रिस्क बढ़ जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, लीवर डिजीज, क्रॉन्स डिजीज या फिर कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल एनीमिया पिगमेंट स्टोन के रिस्क को बढ़ाते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें आरबीसी की शेप सिकल की तरह बन जाती है, जिससे अनीमिया और वीकनेस की प्रॉब्लम होती है और स्टोन का रिस्क भी बढ़ सकता है। वहीं क्रॉन्स डिजीज एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बढ़ जाती है। इससे पेट दर्द, डायरिया, वेट लॉस और वीकनेस जैसे सिम्टम शो होते हैं। ये प्रॉपरली ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन मेडिसिन एंड प्रॉपर डाइट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी गॉल ब्लैडर स्टोन के रिस्क को बढ़ाते हैं। जब आप मील स्किप करते हो या फिर फास्टिंग करते हो तो ऐसे केस में गॉल ब्लैडर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्टी नहीं होता है, जिससे बाइल स्टैग्नेंट होकर स्टोन बना सकते हैं। और एज के साथ भी गॉल ब्लैडर स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली आफ्टर 40s। गॉल स्टोन्स को डायग्नोज करने के लिए सबसे कॉमन और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और बहुत अफोर्डेबल भी होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में गॉल स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत एक्यूरेट होता है। ये ऑलमोस्ट हमेशा सबसे पहला टेस्ट होता है जो डॉक्टर्स करवाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोज करने के लिए। ज्यादातर केसेस में एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इनफ होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स को डायग्नोज करने के लिए, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेशंस और एग्जैक्ट कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ एडिशनल टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि सबसे पहला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जॉन्डिस, लीवर फंक्शन या पेनक्रियाज पर इफेक्ट चेक करने के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है सीटी स्कैन। ये तब करवाया जाता है जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो या फिर डॉक्टर्स को इन्फेक्शन, स्वेलिंग, परफोरेशन या पेनक्राइटिस का डाउट हो। नेक्स्ट टेस्ट है MRCP यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलैंगियोपेंक्रियाटोग्राफी। ये बाइल डक्ट को विजुअलाइज करने के लिए एक स्पेशल MRI है। ये बाइल डक्ट्स के अंदर छुपे स्टोन्स या फिर ब्लॉकेज को क्लियरली देखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलियांगोपेंक्रियाटोग्राफी। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें माउथ के थ्रू एक कैमरा डालकर बाइल डक्ट को विजुअलाइज किया जाता है और कभी कभी स्टोन्स भी रिमूव किया जाता है। गॉल स्टोन्स या फिर बाइल डक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ये सारे टेस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अगर किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या मुझे भी सर्जरी करवानी पड़ेगी? तो चलिए इसे भी समझते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर 1 होता है वेट एंड वॉच। ये साइलेंट स्टोन्स के लिए होता है। अगर आपकी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है और वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं तो मोस्टली डॉक्टर्स उन्हें रेगुलर अल्ट्रासाउंड के साथ मॉनिटर करने की सलाह देते हैं। तुरंत ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्टम शो करने लगे तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर 2 है मेडिकेशन। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो सर्जरी नहीं करवा सकते हैं। ऐसे केस में कभी कभी डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं
जैसे कि अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये एक बाइल एसिड पिल्स है जो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन ये छोटे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स पर ही काम करते हैं और इसके काम करने में कई बार महीनों से साल लग सकते हैं, और जब आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हो तो स्टोन वापस आ सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 है सर्जरी। जब गॉल स्टोन सिम्टम डेवलप करने लगे तो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है कोलेसिस्टेक्टोमी, यानी गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव करना। घबराइए मत, ये दुनिया की सबसे कॉमन सर्जरीज में से एक है एंड बहुत सेफ होती है। ज़्यादातर केसेस में ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू किया जाता है, जिसे की होल सर्जरी भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में डॉक्टर्स आपके एब्डोमेन में 3 से 4 छोटे कट्स बनाते हैं और एक छोटी कैमरा और इंस्ट्रूमेंट की मदद से गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। ये बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, 1 से 2 वीक के अंदर, और मोस्टली पेशेंट्स सेम डे या फिर नेक्स्ट डे अपने घर चले जाते हैं। अपनी पूरी लाइफ नॉर्मल तरीके से गॉल ब्लैडर के बिना जी सकते हो। बस पर्सन को लार्ज हाई फैट डाइट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ पेशेंट्स में डायरिया या फिर कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद लीवर बाइल जूस को डायरेक्टली इंटेस्टाइन में फ्लो करता है, उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इस चेंज को हमारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुली अडेप्ट कर लेती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन 4 है ERCP। ये बाइल डक्ट के स्टोन्स के लिए होता है। अगर कोई स्टोन बाइल डक्ट के अंदर फंस जाए, वो गॉल ब्लैडर में नहीं होता, वो बाइल डक्ट के अंदर होता है, तो डॉक्टर ERCP प्रोसीजर के थ्रू उसे रिमूव करते हैं। इस प्रोसीजर में एक ट्यूब माउथ के थ्रू बाइल डक्ट तक लेके जाई जाती है और स्टोन को रिमूव किया जाता है। आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस में देखा होगा ऑलिव ऑयल फ्लैशेस या फिर लाइम वाटर क्लेंजेस या फिर कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में, जो ये दावा करती हैं कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव कर सकती हैं। सच बताऊं तो इनके काम करने का कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और कुछ तो डेंजरस भी हो सकते हैं। इसीलिए कुछ भी ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो सिम्टम्स भी शो कर रहा है, और फिर भी अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की बॉडी में बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और ऐसे केस में इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कोलंगाइटिस। इस केस में इन्फेक्शन बाइल डक्ट तक स्प्रेड हो जाता है, और अगर फिर भी अनट्रीटेड रहे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रियाटाइटिस। अगर स्टोन पेनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर दे तो सीवियर पेनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये बहुत ही पेनफुल और डेंजरस कंडीशन है। नेक्स्ट है जॉन्डिस। बाइल डक्ट ब्लॉक होने की वजह से बाइल ब्लड स्ट्रीम में बैकअप होता है और पेशेंट की बॉडी में जॉन्डिस डेवलप होता है। नेक्स्ट कंडीशन है गॉल ब्लैडर कैंसर। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन हो सकती है। तो देखा आपने, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में डिले मत कीजिए। डिले करने पे आपको सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब डाइट की भी बात करते हैं, क्योंकि फूड गॉल स्टोन्स को मैनेज और प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले वो फूड जो अवॉइड करने चाहिए, सबसे पहले है फ्राइड और ऑयली फूड, जैसे कि समोसा, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा। सेकेंड है फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क, चीज, बटर एक्सेट्रा। फैटी रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट भी अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि सॉसेजेस, बेकन एक्सेट्रा। शुगरी रिफाइंड फूड भी नहीं खाने चाहिए, जैसे कि वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, स्वीट सोडाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल लीवर पर स्ट्रेस डालता है और बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। अब वो फूड जो हमें खाने चाहिए, सबसे पहले है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फाइबर और विटामिन सी और ई से रिच होते हैं, जो कि गॉल स्टोन से प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स, जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, ओट्स एक्सेट्रा। लीन मीट, जैसे कि फिश,
चिकन विदाउट स्किन, टोफू, लेग्यूम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है नट्स। ये स्पेशली मेन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि मेन में नट्स गॉल स्टोन के रिस्क को कम करते हैं। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड रहना बाइल को डाइल्यूट करने में और उसे प्रॉपरली फ्लो करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। कभी भी मील्स स्किप मत कीजिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट, क्योंकि फास्टिंग बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट कर देता है एंड स्टोर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। सुबह उठने के बाद आप ब्रेकफास्ट करने में लेट मत कीजिए क्योंकि रात भर में बाइल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मेडिटेरियन स्टाइल डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स एंड होल ग्रेन्स इंक्लूड होते हैं, ऑल स्टोन्स के लिए बेस्ट एंड परफेक्ट डाइट होती है। आप मेडिटेरियन स्टाइल डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स लार्जली लाइफस्टाइल में चेंजेस करके प्रिवेंट किए जा सकते हैं। आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला, बैलेंस्ड हाई फाइबर लो फैट डाइट लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, क्रैश डाइटिंग और रैपिड वेट लॉस अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, कॉफ़ी पीजिए। स्टडीज कहती हैं कि मॉडरेट कॉफ़ी कंजम्पशन गॉल स्टोन्स के रिस्क को कम करती है। अपनी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, इसके लिए रोज़ाना 7 से 8 ग्लास पानी पीजिए। मील स्किप मत कीजिए और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए क्योंकि स्ट्रेस गट हेल्थ और डाइजेशन को अफेक्ट करता है। छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स गॉल ब्लैडर को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक, अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपने डाउट्स को शेयर करना मत भूलिएगा। आई ईगरली वेट फॉर इट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि वही आपकी सबसे असली एंड सबसे बड़ी वेल्थ है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।